नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू हुई। 1 घंटा 10 मिनट की स्पीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह के बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक आरोप का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माताओं में पंडित नेहरू का नाम नहीं लेने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले क्या हुआ उससे अब बताने का क्या फायदा। अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया जनता को यह बताइए। प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। चलिए अब आपको संविधान पर चर्चा के दौरान किसने क्या कहा एक एक कर सुनवाते हैं। संविधान पर चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने संविधान की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के संविधान माथे पर लगाने वाले बयान पर तंज भी कसा। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे, अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे, अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है, अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में
जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान की प्रतियां दिखाने पर भी तंज कसा। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माताओं का भी नाम लिया, लेकिन पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने ऐतराज जताया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। अध्यक्ष महोदय, संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की दुखती रग पर ही हाथ रख दिया। उन्होंने 1975 में 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस पर प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष से सीख लेने की सलाह दी। साथ ही बीजेपी नेताओं को गलती के लिए माफी मांगने का सुझाव भी दिया। बीजेपी पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी कर दी। साल 1975 में हुए 38वें 38th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। कल्पना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं तुरंत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल करने को तानाशाही बताया। इस दौरान उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी ने संविधान में एक ऐसा संशोधन किया जिससे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शपथ ले तो उनके सभी अपराध माफ होंगे। इसे राजनाथ सिंह ने जनता की आंखों में धूल झोंकना करार दिया। इस पर प्रियंका गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने देश की 142 करोड़ जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया। आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का यह षड्यंत्र नहीं था? क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की यह साजिश नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार गिराने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने 1992 के अयोध्या विवाद और कल्याण सिंह सरकार का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इसका जवाब महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को पैसों के दम पर तोड़ने का मुद्दा उठा दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर वॉशिंग मशीन के जरिए तंज कसा। छह दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह जी, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग बताना चाहता हूं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का, मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? मध्य प्रदेश, क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं वॉशिंग मशीन में शायद। संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस से सवाल पूछे। उन्होंने कांग्रेस से जातिगत जनगणना का ब्लूप्रिंट मांगा। इस मौके पर वह मां को मुखाग्नि देने के लिए पैरोल नहीं मिलने का जिक्र कर भावुक भी हो गए। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के जरिए संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को याद दिलाया, साथ ही जातिगत जनगणना पर भी पलटवार किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने पर भी सवाल पूछा। इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण यह है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में, और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की? इसके बाद राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि विदेश की धरती पर जाकर क्या-क्या कहते हैं, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है। प्रियंका गांधी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का मुद्दा उठाया। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या-क्या कहते हैं, न जाने क्या-क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है अध्यक्ष महोदय। परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए।
और मैं घटना और याद दिलाना चाहता हूं, 1996 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। यह सदन की कार्रवाई को टेलीविजन के द्वारा सीधा प्रसारण करने का फैसला यदि किसी ने जब किया गया था, तो अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसकी पहल की थी। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव ने संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना की याद दिलाई, देश की सीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में हिस्सा लिया। देश का अंग है, संदेशकाली का महिला देश का महिला है, देश का बिटिया है। सर, Boshirat parliamentary constituency gave a befitting reply to the statement which was made by the Honorable Prime Minister. Sir, my question is today, Prime Minister साहब, मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत नहीं है? मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है? क्या किया आपने? You are still, you are waiting, you are not doing anything. Sir, why? In the name of survey of work property at Sambal, Uttar Pradesh, 6 or 7 minority people have been killed. Shame. Why are you silent, the Honorable Prime Minister? When the rights under Article 21 of the Constitution of the citizens of Manipur and Uttar Pradesh are put in danger, then being a Prime Minister of the country. तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।